कि क्या प्लीडिंग में सब कुछ लिखा जा सकता है? नहीं भाई, आप प्लीडिंग में सिर्फ उतना ही लिख सकते हो जितना मटेरियल फैक्ट होंगे, आवश्यक तथ्य होंगे, मुख्य तथ्य होंगे केस के, वही आपको लिखने हैं प्लीडिंग में। लेकिन एविडेंस नहीं लिखने भैया। आपने 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन आप उस 1 लाख को कैसे साबित करोगे, ये आपको नहीं लिखना है। रूल 2 क्लियर इसलिए मना करता है कि आपको एविडेंस नहीं लिखना है, कि आप जब भी प्लीडिंग करोगे तो उसमें एविडेंस नहीं लिखोगे कि भाई आपको ठीक है साबित करनी है चीज़, मैं उसको साबित कर सकता हूँ, बस जो मैंने 1 लाख रुपए लिए थे वो मैंने नहीं लिए, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। और कैसे साबित करूँगा वो चीज़ आपको लिखनी ही नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन सीपीसी पढ़ रहे थे। सीपीसी के ऑर्डर अपन काफ़ी कर चुके हैं, 9 कर चुके हैं, 10th कर चुके हैं, और 1 से लेके 5 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना 6, 7 और 8 ये ऑर्डर रह चुके हैं। ठीक है, आज अपन ऑर्डर 6 को समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कम से कम लगभग 18 के समथिंग, 18 के समथिंग इसमें रूल्स हैं, तो अपन एक एक करके इसको समझने वाले हैं। ठीक है, आज अपन रूल 1 पे बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप समझ सकते हो, पूरी एक सीरीज़ चल रही है भाई ये, जो मैं अपनी ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ आपको सीपीसी के सारे, वो भी डिटेल्स में, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होने दूंगा। और अपन आज पढ़ने वाले हैं प्लीडिंग। ठीक है, प्लीडिंग में जो प्लांट और रिटन स्टेटमेंट में क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या बातें ध्यान नहीं रखनी है। ठीक है, कैसे प्लांट तैयार किया जाएगा, प्लांट के अंतर्गत क्या आएगा, प्लीडिंग में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, कोर्ट में जब भी कोई सूट फाइल किया जाएगा तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी नहीं रखनी है, क्या बातें बाद में जोड़ी जा सकती हैं प्लांट में। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीडिंग में आपको समझने के लिए। ठीक है, तो प्लीडिंग आपको आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आज अपन सिर्फ एक ही रूल पढ़ेंगे, रूल 1। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको बाकी रूल्स पढ़ाता चलूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर 6 का रूल 1 है, तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में बात की जाएगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझानी पड़ेंगी। तो जल्दी शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो अपना ऑर्डर 6 है वो यहाँ पे बात की गई है अभिवचन साधारणता, यानी कि जनरल प्लीडिंग। अब समझिए रूल 1 हमारा क्या बात करता है। रूल 1 हमारा क्लियरली कहता है कि प्लीडिंग, जिसको हिंदी में अभिवचन कहा जाता है, अब प्लीडिंग के अंतर्गत वादपत्र और रिटन स्टेटमेंट आता है। यानी कि जब भी प्लीडिंग का अर्थ लिया जाएगा तो वहाँ पे अपन वादपत्र यानी कि प्लांट और रिटन स्टेटमेंट इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत और कोई नहीं आएगा भाई। ठीक है, प्लीडिंग का जहाँ नाम लिया जाएगा तो वहाँ प्लांट और रिटन स्टेटमेंट की बात की जाएगी। अब समझो प्लीडिंग का मतलब क्या होता है। मतलब है सिविल केसेस में जो भी पक्ष, जो भी पार्टी कोर्ट को अपनी बात लिखकर पेश करती है उसे प्लीडिंग कहा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया है, हटा दिया है। यहाँ पर प्लीडिंग का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि प्लांट आएगा और रिटन स्टेटमेंट आएगा, बस। ठीक है, तो ये रूल 1 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है। अब थोड़ा इसके बारे में समझिए, प्लीडिंग के बारे में। ठीक है, प्लांट और रिटन स्टेटमेंट क्या होते हैं भाई। ठीक है, ये तो आपने वैसे एलएलबी में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि प्लांट और रिटन स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब बात होती है प्लांट और रिटन स्टेटमेंट। प्लांट वो होता है जो एक वादी पेश करता है। वादी मतलब कि एक व्यक्ति है जिस 1 लाख रुपए इस व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को दिए थे, अब ये देने से मना कर रहा है। अब ये जो व्यक्ति है ये केस करना चाहता है, ए नाम का व्यक्ति है, ये केस करना चाहता है। अब इसको जो लिखना पड़ेगा, कहानी बतानी पड़ेगी कोर्ट को। एक पेज ले लीजिए, उसमें कहानी लिखनी है आपको। तो जो भी आपके साथ कांड हुआ है, 50 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपने दिए थे, लेकिन अब बोल देने से मना कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कोर्ट उसको वापस दिलाए मेरे को। तो ये सब कहानी जो आपने लिखी है, इसको आप कोर्ट को जमा करोगे। तो ये चीज़ क्या है जो लिखोगे, वो प्लांट कहलाता है। जो वादी दायर करता है, अपनी बात रखता है कोर्ट को, उसको हम प्लांट कहते हैं, यानी कि वादपत्र कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, वादपत्र तो मिल गया डिफेंडेंट को। अब डिफेंडेंट कौन है भाई, जिस व्यक्ति को आपने 1 लाख रुपए दिए थे, अब वो देने से मना कर रहा है। तो जो व्यक्ति है उसको आपने कोर्ट केस कर दिया। जब कोर्ट में आप अपना प्लांट फाइल करते हो तो कोर्ट उस प्लांट को एक तो अपने पास रख लेगा और उसकी एक कॉपी डिफेंडेंट को भेज देगा समन के साथ में कि इस तारीख को आपको कोर्ट में हाजिर होना है। तो जैसे ही डिफेंडेंट को वो कॉपी मिलेगी, वो देखेगा भाई मेरे ऊपर तो आरोप लगाए गए हैं, तो अब वो उस आरोपों का जवाब देगा। किसके थ्रू देगा, रिटन स्टेटमेंट के थ्रू देगा। यानी कि जब वो अपनी प्लांट का जवाब देता है
कि उसके साथ ऐसा 1 लाख रुपये उसने लिए ही नहीं है, आपने जो 1 लाख रुपये दिए थे वो तो सिर्फ एक गिफ्ट था, वो तो कोई कर्जा था ही नहीं। तो आप जो आप कोर्ट को बता रहे हो वो रिटन स्टेटमेंट के थ्रू बताओगे। वो कौन बताएगा? डिफेंडेंट बताएगा। ठीक है, क्लेंट कौन दायर करेगा? वादी दायर करेगा। डिफेंडेंट क्या देगा? अपना रिप्लाई देगा, किस में? रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, अब इसका उद्देश्य समझो क्या क्या लिखा है इसमें। अपने दावे को विस्तार से जानकारी देता है प्लेंट में वादी कि उसे क्या नुकसान हुए हैं और उसे कोर्ट से क्या रिलीफ चाहिए है, वो सब अपने प्लेंट में आपको लिखना होगा, किसको? वादी को। ठीक है, अब आता है डिफेंडेंट वाला क्लॉज। डिफेंडेंट को वादी के दावे का खंडन करना है। खंडन मतलब कि जो उसने बोला है उसको, भाई तुमने 1 लाख मांगे लेकिन 1 लाख तो हमने लिए ही नहीं है, वो तो गिफ्ट था एक तरह से, तो उसकी बात को अपन खंडन करेंगे। उसके बात के अगेंस्ट में आप जब बोलोगे तो उसको खंडन कहा जाता है। खंडन करोगे या फिर उसका उत्तर दोगे, हाँ भाई 1 लाख रुपये लिए थे, एडमिट कर लेता है, तो वो बात अलग हो जाती है एडमिट करने वाली। ठीक है, साथ ही वह अपने बचाव में तथ्य और कानूनी पेश करता है। तथ्य कैसे? मतलब कि भाई मैंने तेरे से 1 लाख रुपये लिए तो थे, 1 लाख मान लेते हैं भाई, ठीक है, 1 लाख लिए थे लेकिन 50,000 मैं वापस भी तो कर चुका हूँ, वो तो तूने देखे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तथ्य भी आपको लिखने पड़ेंगे, या फिर कानून का दुहाई भी दे सकते हो कि भाई तूने 1 लाख रुपये दिए थे लेकिन उस बात को आज 4 साल हो चुके हैं, यानी कि टाइम बाढ़ हो चुका है, तो अब तो तुम केस कर ही नहीं सकते। तो कानून की दुहाइयाँ दे सकते हो, तथ्यों की दुहाइयाँ दे सकते हो, किस में? रिटन स्टेटमेंट में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि भाई प्लेंट क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, वादी कौन होता है, प्रतिवादी कौन होता है। अब समझिए प्लीडिंग का उद्देश्य क्या है। भाई प्लीडिंग करना क्यों ज़रूरी है? डायरेक्ट कोर्ट में बुला लो, दोनों से पूछ लो, इतनी बहस क्यों करनी है। तो समझो कि प्रत्येक पार्टी अपने अपने दावे लिखेगी, बचाव को स्पष्ट करेगी, ठीक है, और संक्षिप्त में लिखेगी जो अपनी कहानी जो आपके साथ हुआ है, और व्यवस्थित तरीके से कोर्ट को लिखकर बताएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ो कि इससे न्यायालय समझ पाता है कि विवाद एक्चुअली में आपके बीच में है, मुद्दे क्या हैं, यानी कि मटेरियल फैक्ट, आवश्यक तथ्य आपके बीच में हैं क्या, ताकि वो इशू फ्रेम कर सके। अब आपको उसको मैटर ही समझ में नहीं आएगा भाई कोर्ट को, तो वो आपके बीच में इशू कैसे बनाएगा? अगर इशू नहीं बनेंगे तो आपके केस कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले आपको अपने केस को स्पष्ट तरीके से बताना होगा। वादी के प्लेंट को पढ़ेगा, डिफेंडेंट के प्लेंट को पढ़ेगा, फिर इशू बनाएगा कि भाई एक मुद्दा ये हो गया, एक मुद्दा ये हो गया, एक मुद्दा ये हो गया। अब इसी मुद्दों पे आपको अपना केस लड़ना है। पहले इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे इशू को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे इशू को सॉल्व करेंगे। जब सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे तो आपका केस खत्म हो गया। तो ये चीज़ें आपको इसलिए प्लेंट की ज़रूरत पड़ती है। यह प्रक्रिया मुकदमे को स्पष्ट और तेज़ गति प्रदान करती है, न्याय को सुनिश्चित करती है ताकि जल्दी न्याय मिल सके। इतना समझ में आ गया होगा कि भाई प्लीडिंग क्यों ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्या प्लीडिंग में सब कुछ लिखा जा सकता है? नहीं भाई, आप प्लीडिंग में सिर्फ उतना ही लिख सकते हो जितना मटेरियल फैक्ट होंगे, आवश्यक तथ्य होंगे, मुख्य तथ्य होंगे केस के, वही आपको लिखने हैं प्लीडिंग में। लेकिन एविडेंस नहीं लिखने भैया। आपने 1 लाख रुपए दिए थे लेकिन आप उस 1 लाख को कैसे साबित करोगे, ये आपको नहीं लिखना है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना लिखना है 1 लाख रुपए मेरे को किसी भी प्रकार से तुम्हें देने नहीं है, वो सिर्फ एक गिफ्ट था, ठीक है, मेरे को तुम्हें कोई 1 लाख रुपए नहीं देना है, और ये इस चीज़ में साबित कर सकता हूँ। अब साबित कैसे करना है वो एविडेंस आप प्लीडिंग में नहीं लिखोगे क्लियरली। ऑर्डर 6 का रूल 2 क्लियर इसलिए मना करता है कि आपको एविडेंस नहीं लिखना है, कि आप जब भी प्लीडिंग करोगे तो उसमें एविडेंस नहीं लिखोगे कि भाई आपको ठीक है साबित करनी है चीज़, मैं उसको साबित कर सकता हूँ, बस जो मैंने 1 लाख रुपए लिए थे वो मैंने नहीं लिए, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। और कैसे साबित करूँगा वो चीज़ आपको लिखनी ही नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। एलिगेशन जो आप लगा रहे हो संक्षिप्त में लिखने होंगे, स्पष्ट लिखने होंगे ताकि क्लियरली समझ में आ सके, और तथ्यात्मक रूप से लिखने होंगे ताकि क्लियरली फैक्चुअल सामने दिख सके कि एक्चुअल फैक्ट क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना हमारा क्लियर होता है। अब नोट में मैंने कुछ चीज़ें डाली हैं वो समझो। सीपीसी में प्लीडिंग सिर्फ 2 चीज़ों को मान्यता देती है। हम फर्स्ट रूल में ही पढ़ते आ रहे हैं भाई, प्लीडिंग का अंतर्गत क्या है, प्लेंट आएगा और रिटन स्टेटमेंट आएगा, इसके अंतर्गत और कुछ नहीं आएगा। जैसे कि रेप्लिकेशन, रिजॉइंडर को कुछ मुख्य रूप से प्लीडिंग का हिस्सा नहीं माना जाएगा जब तक कि कोर्ट उसके लिए अनुमति नहीं दे देती है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई रिजॉइंडर तो आपको पता होगा, लेकिन रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन भी समझो कि रेप्लिकेशन प्रतिवेदन
या फिर प्रत्युत्तर, आपके लोकल लैंग्वेज जो भी बोलते हो, ठीक है। तो रेप्लिकेशन क्या है, वह दस्तावेज होता है जिसे वादी प्लेंटिफ डिफेंडेंट की रिटर्न स्टेटमेंट में दिए गए तथ्यों का खंडन करते हुए या फिर उसका उत्तर देते हुए कोर्ट की सहमति से, अनुमति से इसको प्रस्तुत कर देता है। और ये चीज़ समझो कि जब डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है और वादी उस रिटर्न स्टेटमेंट का उत्तर देने के लिए एक अतिरिक्त में रिप्लाई देता है। वादी ने पहले अपना प्लेंट फाइल किया, डिफेंडेंट ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया, ठीक है। अब वादी ने रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ा और रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर से एक रेप्लिकेशन रिप्लाई दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट के जवाब को रिप्लाई देना, उसको ही हम रेप्लिकेशन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब भाई इसमें कुछ है नहीं है, बस थोड़ा कंक्लूजन है कि भाई मैटर क्या कह रहा है हमारा रूल 6 का, ऑर्डर 6 का रूल 1, ठीक है। का मुख्य उद्देश्य है कि मुकदमे के दोनों पक्ष अपने अपने पक्षों को लिखित रूप में स्पष्ट करे, जिससे कि विवाद के विषय वस्तु निश्चित हो सके और न्यायालय निर्णय दे सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुकदमे की बुनियादी ढांचा रखता है। ये अपना क्लियरली रूल 1 यहाँ पर क्लियर होता है कि भाई प्लेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, प्लेंट कौन फाइल करता है, रिटर्न स्टेटमेंट कौन फाइल करता है, और प्लेंट के अंतर्गत, प्लीडिंग के अंतर्गत क्या आएगा, प्लीडिंग के अंतर्गत प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों चीज़ आती हैं, अदर और कोई भी चीज़ नहीं आएगी, और आ भी सकती है, उसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रूल 1 क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे अपन रूल 2 में, जिसमें बात की गई है कि आपको जब भी आप प्लीडिंग करोगे तो उसमें एविडेंस आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और इस ऑर्डर 6 को पढ़ना चाहते हो भाई, बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे। अभी तो स्टार्टिंग में कुछ, ये तो मैंने नॉर्मल चीज़ें लिख दी हैं जो कि पढ़ने की ज़रूरत उसको है जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्लियर स्टार्टिंग में सब बता दिया, छोटी छोटी चीज़ें जो आगे चल के मुसीबत बन सकती है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रूल 2 में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।